अगर बीमारी होनी है तो बीमारों के बीच में रह के होनी है, घर में छुप के नहीं होनी। मेरा एक सेंटर है समस्तीपुर में राम बाबू चौक में, फेथ हॉस्पिटल के नाम से। खर्चा अल्टीमेटली मुझे पेशेंट से लेने पड़ते हैं, तो उतना बड़ा सेटअप में अगर मैं लूंगा तो मुझे अपनी फीस बढ़ानी पड़ेगी। अमीरों के लिए तो बहुत सारी व्यवस्था शहर में है, शहर से बाहर भी जा सकते हैं, लेकिन जो नहीं दे सकते हैं पैसे, उनका इलाज कैसे होगा? तो हमारे साथ एक खास शख्सियत समस्तीपुर के मौजूद है, डॉक्टर सुमेंदु मुखर्जी, जो पिछले 12-14 साल से समस्तीपुर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो कि नवजात बच्चों के लिए विशेष रूप से सेवाएं दे रहे हैं। साथ ही डॉक्टर साहब ने जो कोरोना का टाइम था, जहां एक तरफ डॉक्टर भी डर रहे थे, साथ ही डॉक्टर भी कोविड पीड़ित हो रहे थे, उस समय डॉक्टर सुमेंदु मुखर्जी ने इसकी बेड़ा उठाई और एक मसीहा के तरह जो है लोगों की सेवा की। हम सर से जानेंगे कि कोविड का पीरियड कैसा रहा, साथ ही सर का अपना जर्नी जो है समस्तीपुर में कैसा रहा। जो भी डॉक्टर होते हैं कहीं ना कहीं बड़े शहर में जो है अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, लेकिन डॉक्टर सुमेंदु मुखर्जी ने आखिर समस्तीपुर को ही क्यों चुना? सर, समस्तीपुर टुडे में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो बहुत बहुत आभारी हूँ मैं, आप लोगों ने मुझे आज चुना है मुझे अपनी बात रखने के लिए। समस्तीपुर को मैंने चुना नहीं है, समस्तीपुर ने मुझे चुना है। एक्चुअली मैं इसी शहर में पैदा हुआ हूँ, मैं ही ब्रॉड एंड बॉटअप हूँ, मैं ही एक के स्कूल हुआ करता था, उसका नाम बदल गया, वहीं से मैंने अपनी पढ़ाई की है। समस्तीपुर कॉलेज में मैंने ग्रेजुएशन कर रहा था जब मेरी मेडिकल में सिलेक्शन हुई है। इसी शहर के हर गली कूचे से मेरी बचपन की यात्रा जवानी तक गई है। उसके बाद मैंने डीएमसीएच दरभंगा मेडिकल कॉलेज में अपनी एमबीबीएस और पोस्ट ग्रेजुएशन डीसीएच की पढ़ाई की, और उसके बाद मैं फर्दर एजुकेशन के लिए दिल्ली गया था। तो इन द मीन टाइम क्या हुआ कि मेरी माताजी काफी बीमार रहती थी, और चूंकि माता पिता के एकमात्र संतान होने के कारण मेरी जिम्मेदारी कुछ ज्यादा थी। तो इसी कारण से मैं जब माताजी मेरी अंत में कैंसर से जूझ रही थी, तो उस वक्त जो है उनकी देखरेख में यहाँ हो नहीं पा रहा था, तो मैंने जॉब वगैरह वहाँ छोड़ के ऑल ऑफ ए सडन वहाँ अपना सारा कुछ पैक करके यहाँ आया और अपना प्रैक्टिस भी शुरू किया, और साथ में ये सोचा कि माता पिता का सेवा भी जो है उसके साथ साथ चलता रहे। तो इसी दौरान उसके लगभग हमारे यहाँ आने के 1 साल के बाद माताजी का मेरा देहांत भी हो गया। तो समस्तीपुर लौटने का मेरा यही उद्देश्य था कि समस्तीपुर शहर, जिस शहर से मैं पला बढ़ा, जिसकी मिट्टी से मैं बना हूँ, और सबसे बड़ी बात कि जिस लोगों ने मुझे बनाया है, मेरे माता पिता जो बहुत संघर्ष करके मुझे जिस लेवल तक लाना था लाए थे, अगर अंतिम समय में मैं उनके सेवा नहीं कर सका तो फिर ये तो जीवन व्यर्थ है। इसीलिए मैंने समस्तीपुर को फिर वापस नहीं छोड़ा। सर, ये बताइए कि जो कोरोना का टाइम था उसमें सर कैसे अपनी सेवाएं दी? कहीं ना कहीं डॉक्टर भी कोरोना के चपेट में आ रहे थे। देखिए, कोरोना एक ऐसा समय था, कोरोना काल एक ऐसा समय था कि वो एक मानवता पर विभीषिका का समय था। वो सिर्फ एक मेडिकल इमरजेंसी नहीं थी, वो एक मुझे लगता है कि ह्यूमैनिटी पे इमरजेंसी था वो, क्योंकि वो सिर्फ एक मेडिकल प्रॉब्लम नहीं था, वो हम लोगों ने मानवता को अपने अंतिम लेवल पे जाते देखा था उस समय। तो मैं ये देख रहा था कि ये जो बीमारी फैलती है ये इस तरह से फैलती है कि इसका फैलने का कोई एक जो कॉमन सोर्सेज है कि सांस से फैलती है, छूने से फैलती है। लेकिन मैंने देखा कि फिर जब अगर मैं अपना काम छोड़ के फिर घर पे बैठा रहा हूँ, ऐसे भी लोग मैंने देखे, मेरे कलीग्स थे जो घर में थे, कैद में थे, उनको भी हो गया। जब पता ही नहीं किसको कि कब कैसे होगा, तो मैं सोचा कि कर्म करते रहना है, अगर उस बीच में होना है तो होगा, किसी को कोई रोक नहीं सकता है कर्म करते। लेकिन उसी दौरान मैं सोचा कि सारे क्लिनिक लगभग बंद हो चुके थे उस वक्त, जो भी लोग थे ऑनलाइन देख रहे थे, लेकिन मैंने अपना उस वक्त देखा कि नहीं, ऑनलाइन देखने से तो होगा नहीं। फिजिकली जब तक आप पेशेंट को टच नहीं करते हैं, बीपी नहीं लेते हैं, पल्स नहीं लेते, उनके चेस्ट को अस्कल्टेट नहीं करते, समझ में नहीं आता कि वो पेशेंट निमोनिया से सफर कर रहे हैं कि नहीं। तो ये डॉक्टरी ये नहीं है कि ऑनलाइन आप वीडियो में किसी को देख के और उसका इलाज करें। दूसरी बात है कि मेरे स्टाफ को भी डर था कि भाई ऑनलाइन उन लोगों को बैठा देंगे और डॉक्टर साहब घर में बैठ के इलाज करेंगे, तो वो लोग भी डर रहे थे। तो हम कह नहीं, फ्रंट पे आके अगर हमको लड़ना है तो भी मेरे स्टाफ और बाकी लोग भी लड़ सकते हैं। उस वक्त जो है बाकी समाज के बाकी लोगों से भी मुझे काफी हद तक सहायता मिली, जैसे रोटी बैंक में राकेश जी और बाकी सारे एनजीओ हैं, वो लोग भी बहुत आगे बढ़ के आए। समाज के हर एक तबके को उस वक्त खाना पहुंचाना, ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करना, वो एक अलग दौर था। उस दौर से हम लोग कैसे निकले अभी भी समझते हैं तो बड़ा अजीब लगता है। लेकिन हाँ, उस दौर में यही लगा मुझे रोज की अगर बीमारी होनी है तो बीमारों के बीच में रह के होनी है, घर में छुप के नहीं होनी। सर, ये बताइए कि आपके द्वारा जो है समस्तीपुर में किस किस तरह की सेवाएं दी जाती है, किस किस तरह का इलाज किया जाता है? देखिए, मेरा एक सेंटर है समस्तीपुर में राम बाबू चौक में, फेथ हॉस्पिटल के नाम से। वहाँ पे मैं ओपीडी करता हूँ। ऊपर मेरा एक छोटा सा नर्सिंग होम है, छोटा ही सा सेटअप, इसलिए मैं बोलूंगा कि मेरा सेटअप बहुत बड़ा, बहुत मतलब बड़ा सेटअप इसलिए भी नहीं है क्योंकि बड़ा सेटअप बहुत
एस्टेब्लिश करने के लिए उसमें खर्चे लगते हैं और वो खर्चा अल्टीमेटली मुझे पेशेंट से लेने पड़ते हैं। तो उतना बड़ा सेटअप में अगर मैं लूंगा तो मुझे अपनी फीस बढ़ानी पड़ेगी और मुझे अपना पेशेंट से बेड चार्ज बढ़ाना पड़ेगा। और राकेश जी और बाकी लोगों को पता है कि मेरा नर्सिंग होम मतलब लगभग वो धर्मशाला ही है जिस तरह से मैं उसको चलाता हूँ। तो उस कंडीशन में मैं ये कोशिश करता हूँ कि मेरे यहाँ जो गरीब से गरीब पेशेंट आए, जो सबसे जिसके पास देने की साधन नहीं हो, उसका भी इलाज मैं उस लेवल पे कर दूं। कि अमीरों के लिए तो बहुत सारी व्यवस्था शहर में है, शहर से बाहर भी जा सकते हैं, लेकिन जो नहीं दे सकते हैं पैसे, उनका इलाज कैसे होगा? तो उसी हिसाब से मैं वहाँ पे एक छोटा सा मेरा NICU है जहाँ पे मैं नवजात बच्चों का इलाज करता हूँ और बाकी एक छोटा सा सेटअप है जहाँ पे मैं बड़ों का इलाज करता हूँ। जी सर, ये बताइए कि जैसे आपने अपने करियर की शुरुआत की, उस समय सर स्वास्थ्य की क्या स्थिति थी और अभी क्या स्थिति आप देख रहे हैं? देखिए, समस्तीपुर पहले से तो स्वास्थ्य सेवा के मामले में बहुत बृहत्तर रूप से आगे बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। समस्तीपुर में बहुत सारे लैब्स उस वक्त नहीं थे, अच्छे CT स्कैन की फैसिलिटी नहीं थी, अब वो समस्तीपुर में उपलब्ध है। अच्छे डॉक्टर्स नहीं थे उस वक्त, मतलब जो कि हमारे पिछले 10 साल में बहुत सारे डॉक्टर्स फिर आए समस्तीपुर वापस, अब बहुत सारी फैसिलिटी यहाँ हो चुकी है। लेकिन वही बात है कि हम लोगों को जो है बृहत्तर तौर पे जो है जो पेशेंट्स का जो है कॉन्फिडेंस जगाना होगा। बहुत सारे, एक बात मैं जरूर आपके माध्यम से बोलूंगा कि समस्तीपुर में अभी भी बाहर के प्रदेश में की मैं बात नहीं करूंगा, अभी भी 90% नर्सिंग होम, 90% जांच घर, 90% पैथोलॉजिकल लैब, ये सारे के सारे फर्जी हैं। इस पे जो है कार्रवाई होनी चाहिए। इसको जो है इस पे तो सरकारी तौर पे कार्रवाई होनी ही चाहिए, लेकिन बात है कि अब सरकारी तौर पे हर जगह मतलब औचक निरीक्षण हो पाता या नहीं पाता, वो तो मेरा कहने का तात्पर्य नहीं है। लेकिन हाँ, आप लोग अगर चूंकि मीडिया के संग है तो आप लोग इसको उजागर कर सकते हैं कि समस्तीपुर में फफूंदी की तरह लैब खुल गए हैं, फफूंदी की तरह नर्सिंग होम खुल गए हैं, जहाँ पे ना कोई डॉक्टर उपलब्ध है, ना कोई प्रॉपर तरीके का सेवा उपलब्ध है, लेकिन वो लोग मरीजों को लूट रहे हैं। हम लोग सुबह शाम देखते हैं कि गांव देहात में भी अब जो है इस तरह के नर्सिंग होम खुल गए जहां कोई डॉक्टर नहीं है। वो क्या करते हैं, मरीज को रखते हैं फंसा के, जब देखते हैं कि अब उसके पास पेइंग कैपेसिटी, पैसे देने की क्षमता नहीं है, तब वो उसको शहर में किसी डॉक्टर के ठहर देते हैं। और उसके बाद प्रॉब्लम ये आती है कि हम लोग उस पेशेंट का इलाज तो करना चाहते हैं, लेकिन उसके पास वो पैसा तो सब कुछ वहाँ लुटा चुका होता है, तो ना उसके पास वो साधन होता है, ना उसके पास वो क्षमता होती है। हम लोग मजबूर इसलिए रहते हैं कि हम लोग को दिखता है कि मरीज हमारे सामने खत्म हो रहा है, लेकिन फिर कुछ करने को नहीं रहता है। सर, ये बताइए कि आगे में आपकी क्या योजना है भविष्य के लिए, मरीजों के लिए, और आप क्या बेहतर करना चाहेंगे? मरीजों के लिए बेहतर यही करना चाहेंगे, हम तो यही कोशिश करेंगे कि समस्तीपुर में और अच्छी संसाधन खुले, अच्छे नर्सिंग होम खुले, अच्छे हम लोग जो है सो CT स्कैन MRI और लैब टेक्नीशियन लैब खुले, जहाँ पे कि मरीजों को छोटी छोटी चीजों के लिए पटना दरभंगा नहीं जाना पड़े। हम लोग को जो बहुत सारी चीजों के लिए पटना भेजना पड़ता है। जैसे बहुत छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ कि जैसे डेंगू, अभी तो खैर इस बार डेंगू का प्रकोप उतना नहीं हुआ है, हर साल होता है, हर 2 साल के अंतराल पे होता है, तो प्लेटलेट के हम लोग को मरीज को बाहर भेजना पड़ता है, पटना भेजना पड़ता है। तो सिंपल सी बात है कि ब्लड बैंक में अगर एक छोटी सी सेपरेटर मशीन लग जाए, इसमें हम ब्लड के कंपोनेंट्स को अलग कर पाए, तो प्लेटलेट अगर अलग हो जाए तो प्लेटलेट हम लोग यहाँ भी चला सकते हैं। प्लेटलेट चलाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो किसी बिल्डिंग बनाने से नहीं होगा, जो बड़े बड़े बिल्डिंग बन जाते हैं, मेडिकल कॉलेज में अभी जब जस्ट बना, आप लोगों को पता ही होगा, इतने बड़ा बिल्डिंग बन गया, देखने से कितना भव्य लगता है, लेकिन आपको वहाँ पे डॉक्टर के नाम पे सेवा नहीं है। आपके पास इमरजेंसी होगा तो आप समस्तीपुर शहर से भाग के वहां जाइएगा तो वहां रात में कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा। तो ये सब चीजें है ना, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं होगा, आपको जो है डॉक्टर्स चाहिए, और डॉक्टर्स भी चाहिए कि आपको उस तरह का सुविधा, उस तरह का माहौल यहाँ होना चाहिए। तो ये धीरे धीरे बनेगा, मुझे लगता है आने वाला दिन अच्छा ही रहेगा। सर, जैसे कि आप डॉक्टर हैं, लेकिन कई डॉक्टर जो है व्यस्त रहते हैं, फिर भी आपका साथ सामाजिक कार्यों में आपका कैसे रुझान हुआ सर? देखिए, मुझे अच्छा लगता है, मतलब लोगों का इस तरह से लोगों से जुड़ा रहना अच्छा लगता है। तो चूंकि डॉक्टरी एक ऐसा प्रोफेशन है, इसमें आपको हमेशा हर समय पेशेंट के दर्द के बीच में रहना पड़ता है। आपके पास कोई भी मरीज आता है वो तकलीफ में ही आता है, फिर जब वो ठीक हो जाएगा आपके पास नहीं आएगा, अब जब वो खुश रहेगा आपके पास नहीं आएगा। तो ये तकलीफों को सुबह शाम देखते देखते ये लगता रहा है कि किसी तरह से अगर आप एक आदमी के तकलीफ को भी एक दिन में आप अगर थोड़ी सी कम कर सकते हैं, तो मुझे ये बड़ा अच्छा अचीवमेंट लगता है कि मेरे लिए यही बहुत बड़ा कर्म लगता है कि मैं ये कर्म कर रहा हूँ। और दूसरी बात, जहाँ तक डिफरेंट NGO से के साथ जुड़े रहना हुआ, तो ये लगता है मुझे कि अगर हम समाज से जुड़े हो, इसी समाज से हम बने हैं, तो अगर आज के समय हम उस समाज को कुछ रिटर्न नहीं दे पाए तो फिर मेरा तो जन्म बेकार व्यर्थ है। जी सर, हमारा लास्ट सवाल, समस्तीपुर टुडे के दर्शकों को आप अपने माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके दर्शकों को एक ही सवाल देना चाहेंगे, आपके अगल बगल
बहुत सारे लोग नीडी हैं, बहुत सारे लोग तकलीफ में हैं, बहुत सारे लोगों की जरूरत है आपकी, आपका आपका जी। मतलब कि आपका सिर्फ धन का नहीं, आपका मोटिवेशन का, आपका खड़े होने का। आप अगर प्रत्येक दिन एक आदमी की जिंदगी में 1% भी सुधार ला पाए तो ये समझिए कि अगर हम लोग पूरे समाज को किस तरह बदल सकते हैं। तो सभी लोगों को मुझे लगता है कि अपने इर्द गिर्द देखिए, अपने अगल बगल देखिए, कोई ना कोई जरूर आपके मदद के लिए जरूरी में खड़े होंगे, तो कुछ ना कुछ मदद हमेशा करते रहिए। जी, तो ये थे आज हमारे साथ खास मेहमान डॉक्टर सुमेंदु मुखर्जी, जिन्होंने कोरोना के टाइम में मसीहा के तरह इन्होंने लोगों की सेवा की, साथ ही कई लोगों की इन्होंने जान बचाई, इन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर कई मरीजों की सेवा की। हम डॉक्टर सुमेंदु मुखर्जी को धन्यवाद देना चाहिए कि लगातार वो 12 से 14 साल से समस्तीपुर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। साथ ही लगातार अभी डॉक्टर सुमेंदु मुखर्जी लगातार लोगों को सेवाएं दे रहे हैं। साथ ही अभी भी गरीब लोगों के लिए डॉक्टर सुमेंदु मुखर्जी फ्री में इलाज कर रहे हैं। हम सर को शुभकामना देना चाहेंगे कि भविष्य में इसी तरीके से सर जितने भी लोग नीडी हैं उनकी मदद करते रहें। समस्तीपुर टुडे डॉक्टर सुमेंदु मुखर्जी की उज्जवल भविष्य की कामना करता है। ऐसे ही समस्तीपुर के खास शख्सियत से हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे। समस्तीपुर टुडे को देखने के लिए धन्यवाद।